बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। दिस इज एक्सप्रेसो, आई एम इमरान हसन एंड आई एम अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप वीकेंड के लिए एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। लेकिन अभी एक दिन बाकी है, कोई बात नहीं। आप मुझे ऐसे मत देखा करें जब मैं वीकेंड की बात करती हूँ। अब आप बताएं। मतलब हाँ ऐसे घूरते क्यों आप वीकेंड वाली बात पे मुझे। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको वीकेंड का बहुत शिद्दत से इंतजार। बता दो मेरा जुम्मे के बारे में भी जो कह रही थी। जुम्मा भी आया नहीं है, इनका जुम्मे को काम करने का मूड नहीं है। मैंने पहले प्रोड्यूसर साहब से कहा था कि जुम्मे को ऐसा रैंडम तरतीब दीजिएगा जिसमें मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े। बिल्कुल भाई, ये आपका मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ही मसला है। बहुत सारे लोगों का जुम्मा बहुत ईजी होता है और बहुत से लोगों का नहीं भी होता, लेकिन इन एनी केस काम तो करना पड़ता है। अच्छे दिल से करें, बुरे दिल से करें, सो बेहतर ये है कि अच्छे दिल से ही करें, अपने आप को कन्विंस करें। सुबह वो कहते हैं ना कि आपके अंदर एक थ्रिल होनी चाहिए अपने काम के लिए, लेकिन वो आई बिलीव 99% लोगों में तो नहीं होती। काम हम सब लोग क्योंकि मोनोटनस हो जाता है हमारा काम, इस वजह से हमारे अंदर वो थ्रिल नहीं रहता। लेकिन उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन क्या करना है किसी को नहीं पता। खैर, जैसे हमने कहा वी आर अ गुड मॉर्निंग, मौसम काफी बेहतर है। थोड़ी सी ठंड खुन की अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होती है, तो आप शाम के टाइम वॉक वगैरह कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जो स्मोक बहुत ज्यादा है। यस, लेकिन ये कि पाकिस्तान में बीमारियां इतनी बढ़ रही है ना, मैं देखता हूँ कि अब हॉस्पिटल्स के अंदर गलती से आपका जाना हो या वैसे भी आप किसी से बात करें तो हर कोई या तो कोई टेस्ट कराने जा रहा होता है या टेस्ट करा के आ रहा होता है। किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। रबिला, इट्स 99% रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल, हम जो खाते हैं, हम जितना सोते हैं। और कल एक रिसर्च मैंने देखी, उसने तो मुझे हिला के रख दिया कि भाई अगर 7 आवर्स से कम आप सो रहे हैं तो आपके जो दिल की शरियाने हैं उनमें शदीद मसाइल आने वाले हैं, आप दिल की बीमारी का शिकार होने वाले हैं। नींद आपकी बहुत जरूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग अपने काम की नौयत की वजह से नींद पूरी नहीं कर पाते, कुछ के और मसाइल होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी रीजंस होती हैं। कुछ मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 3 बजे गारंटी है किसी को मैसेज करो जाग रहा होगा, क्या हो रहा है, मोबाइल स्क्रॉलिंग हो रही है। ऐसे नहीं, वैसे सेहत पे तवज्जो जब सुबह उठना होगा तो कोई 3 बजे नहीं जागेगा, मैं बताऊं। वैसे यूजुअली हम भी वैसे भी ये बेहतियातियां करते हैं, ये सभी करते हैं, हम नींद पे हम तवज्जो नहीं देते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, बातें हमारे पास करने के लिए बहुत सारी है, रुकेंगे नहीं हम। कुछ खबरें भी आपको देनी है। पाकिस्तानी कौमी टीम की हम बात कर लेते हैं। कल हमने आपको आगाह किया था, इनफैक्ट परसों बताया था, दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो कौमी स्क्वाड है उसका ऐलान हुआ था। ये स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया है। आज से ये स्क्वाड अपनी ट्रेनिंग कैंप का आगाज करेगा। रावलपिंडी का जो पिंडी स्टेडियम है, यहाँ पे 28 नवंबर तक ये कैंप जारी रहने वाला है और इसमें इमामुल हक साहब और फहीम अशरफ साहब नहीं होंगे। क्यों? शादी है उनकी। शादी है उनकी शादी है, बिल्कुल। और आज वैसे एहतमाल है या जराए से खबर है कि आज कवाली नाइट मुतवक्के है। इमामुल हक साहब की शादी है। आई एम नॉट श्योर बट मैंने पढ़ा है। लेट्स चेक, अभी हम देख लेते हैं। रात को मैंने पढ़ा कि कवाली नाइट है, उसमें बाबर आजम और शादाब खान भी होंगे। मैंने कहा कवाली तो नहीं करने वाले ये लोग, मतलब ऐसे कैसे? मतलब अटेंड करेंगे नाजरीन। इमामुल हक और फहीम अशरफ की शादियों की वजह जनाब के वो शिरकत नहीं करे, जबकि कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स में हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुम्मे को कैंप में शामिल होंगे। वो तो ताजमहल गए थे हसन अली। जबकि नवीद अकरम चीमा दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड के मैनेजर होंगे और मंसूर राना बतौर असिस्टेंट मैनेजर टेस्ट स्क्वाड के हमरा होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होगा, जिसके बाद कौमी टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। कैंगरूज ने कई रिकॉर्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए मुंतजर है, जिनमें बाबर आजम 4000 रन तक का संग मील जो है वो अबूर कर सकते हैं और उसके लिए बाबर आजम को 288 रन दरकार हैं। तेज तरीन 1000 रन का संग मील अबूर करने में सऊद शकील उनकी दस्तरस में है। ये कि अगर वो कर लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बना सकते हैं। नवान अली को भी विकेटों के लिए 50 जो विकेट्स है उनकी 50 के लिए मजीद शिकार अगर खेलेंगे नोमान तो तब की बात है। हाँ, इट डिपेंड्स कि उनको खिलाते हैं कि नहीं और खिलाते सऊद वैसे 13 इनिंग्स में 875 रन बना चुके हैं। बड़ी अच्छी रिसर्च हमारी टीम ने की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ ही प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है, आपको लेकर शुरू हो गया था, अब हम जरा असल वाला शुरू करते हैं। बड़ी खबर दिखाते हैं हमको। जी, बड़ी खबर में हमने बात करनी है मईशत के हवाले से। तो आपको बताएं कि इंतखाबात का ऐलान हुआ है और उसके बाद
IMF के जायजा मिशन के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी देखने में आ रही है। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज पहली बार मुल्क की तारीख में जो 100 इंडेक्स है वो 58,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया और इसमें 825 पॉइंट्स तब्दीली हुई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता नजर आता है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, आई मीन पॉजिटिव। हम अगर इंडिकेटर्स की बात करें, स्टॉक मार्केट में ये तेजी 22% शरह होने के बावजूद है। जो आपको मालूम है हमारा पॉलिसी रेट इस वक्त चल रहा है और जो स्टॉक मार्केट है इसकी तेजी के अवाम को क्या फायदे हो सकते हैं, ये तो शायद कोई इतना ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो एक कहना चाहिए पर्सपेक्टिव होता है, एक इमेज होता है, ऑप्टिक्स होते हैं जो एक इकोनॉमी के, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका बेहतर परफॉर्म करना। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल हम अगर बात करें बिजली और गैस की, तो इसकी कीमतें बढ़ाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। हमने आपको बताया था कि ना रहना होएगा। जो वजारत खजाना के जराए हैं वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केट्स हो गई, डिजिटल मार्केट्स, लेट मी टेल यू, डिजिटल मार्केट्स, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। गर्दिशी कर्जा जो हमारा सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं, इसमें इजाफे को रोकने के लिए बिजली और गैस टैरिफ महंगा किया जाएगा। वंस अगेन IMF को सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की यकीन दहानी कराई गई है इस सारी सूरत हाल के अंदर। और जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इसके लिए भी खलीजी ममालिक जैसे चीन है, इसके कमर्शियल बैंक्स हैं, इससे $25 अरब की मदद ली जाएगी, ये भी प्लान में शामिल है। और दूसरी जानिब जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, $70 करोड़ की जो किस्त है इसकी मंजूरी के लिए इजलास 7 दिसंबर को मुतवक्के है। इसके बाद पाकिस्तान को IMF की जो अगली किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। सो इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल। बिल्कुल, दूसरी जानिब हुकूमत ने मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल कायम करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर तजारत सनत गौहर एजाज साहब जो एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के सरबराह होंगे, जबकि मुसद्दिक जुल्करनैन, फवाद अनवर साहब, शाहिद साहब जबकि टेक्सटाइल की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके रुकन के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं। दूसरी जानिब ये सारी मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। सर्वे के मुताबिक जी सिर्फ 10% पाकिस्तानी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्क दुरुस्त जो सीधी सिमत के अंदर जा रहा है और पाकिस्तानियों के लिए जो मौशी मसाइले में सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मईशत को इंतहाई कमजोर समझने वाले अफराद की तादाद 60% है। और साथ साथ जी सर्वे के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, इसमें इजाफा पाकिस्तानियों के लिए अहम तरीन मसाइल है। 98% पाकिस्तानियों को जो कार, घर वगैरह जो बेसिक चीजें हैं वो खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, हमारे मईशत हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी ये जो हमने एक बहुत लाइट सी पिक्चर रखी, जाहिर है आप इसको बहुत बेहतर तौर पर समझते भी हैं और जानते भी हैं। हम जरूर चाहेंगे कि जो भी हम बात कर रहे थे जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बेहतरी होना, इमरान जैसे ने कहा कि ये बहुत अच्छे और पॉजिटिव इंडिकेटर्स है। डू यू रियली थिंक कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स आगे जाके हमारे लिए कुछ बेहतरी की नवीद लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखें, इस वक्त 3 चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली जो इकोनॉमी को मैनेज कर रही हैं। नंबर 1, हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं। मैंने हमेशा कहा है एंड आई थिंक आई हैव बीन एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस फैक्ट कि पाकिस्तान को IMF के साथ रहना है, तभी वो अपने जो एक्सटर्नल के खसारे हैं उनको संभाल सकता है, एक्सटर्नल की पेमेंट्स को हैंडल कर सकता है और अपने रिजर्व्स को यहाँ से बिल्ड कर सकता है। सो गुड टू सी दैट IMF का जो एक जायजा मिशन था उसके 30 सितंबर के टारगेट्स लार्जली मेट थे। दो उसकी क्वालिटेटिव जो नेचर है उस पर आप बहस कर सकते हैं। आई थिंक कि हम हर वक्त अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं द वे वी रीच दोज इंडिकेटर्स, बट लार्जली मेट हैं। रिव्यू मिशन का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है सम टाइम इन दिसंबर। लेट्स होप कि वी गेट द बोर्ड अप्रूवल एंड द $700 मिलियन और बाकी पैसे उससे जो अटैच्ड। नंबर 2, आप इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिवली इस मुल्क को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं चीजें। स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन, ये क्लियरली 4 पाथ्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट डिटरमिन कर रही है कि उसने इसको फॉलो करना है। उसके गाये बगाए आप रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट के मेजर्स जो हैं वो देखते रहते हैं। और एक तीसरी चीज़ है कि आप एक उम्मीद बांधे हुए हैं कि SIFC जो है विद द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कुछ डिलीवर करके आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए ले आएगी। इन 3 में देखिए, प्लस आप ये ऐड कीजिए कि जो इस वक्त हिस्सेस थे स्टॉक एक्सचेंज पे, they were terribly cheap। ये जो प्राइस थी कंपेयर टू अर्निंग्स वो तकरीबन 3 के रेशियो पे थी। अरबिला ये एवरेज 5, 6, 8 के करीब पाकिस्तान की रही है। उसकी वजह से प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। डॉलराइजेशन हमने रोकने की कोशिश की, गोल्ड का ग्लिटर जो है वो कम हो गया था।
So obviously people have found their way into the stock market. बहुत सस्ती थी मार्केट, लेट्स से आप इसको इस तरह समझें। दूसरी बात यह है कि आपने गैस की कीमतें तब्दील की तो थोड़ा सा गैस के जो हिस्से हैं वो अट्रैक्टिव हुए, और पेट्रोलियम, आप फर्टिलाइजर देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर देखिए, सब में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एक डिसेंट लेवल पे थी। IMF के प्रोग्राम ने इस चीज को थोड़ा सा इम्पेटस दिया, इम्पेटस से मतलब है लेट्स से नज किया और हिस्से में। So there has been a general buoyancy, और सबसे बढ़ के मैं हमेशा कहता हूं कि I don't want to comment on the politics of Pakistan, but political certainty plays a large role in determining the future of Pakistan. So 8 फरवरी की जो डेट है, I think it has added kind of a certainty कि मुल्क जो है वो 8 को फिर जब भी उसके 3 हफ्ते बाद एक ट्रांजिशन होगा, पर पॉलिसीज उन 3 कंपार्टमेंट्स में ही रहेंगी जिसका मैंने आपको जिक्र अच्छा, किया। डॉक्टर साहब, I think ये है इस वक्त। ऑलराइट, एक रीसेंट सर्वे ये कह रहा है कि सिर्फ 10% पाकिस्तानीज ये समझते हैं कि कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। आई मीन, आर यू वन ऑफ दोस 10% जो ये समझते हैं, या आप उन 90% में से हैं जिनके खदशात हैं बहुत ज्यादा या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए इमरान, टू बी स्मार्ट अबाउट इट, ये 90% इसलिए हैं क्योंकि वो हर दफा जब चीजों की कीमतें देखते हैं मार्केट में जाके, तो अगर कोई चीज उन्होंने 150 रुपए की खरीदी होती है तो वो 160 की हो जाती है, फिर 170 की हो जाती है, तो कहते हैं ये कैसी मईशत है जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी ही नहीं आ पा रही है। सो आई थिंक उनका माइंड इस फ्रेमवर्क से चल रहा है। दूसरा, जब उनका बेटा ग्रेजुएट करता है तो वो जाके जब नौकरी ढूंढना शुरू करता है, या उनकी बेटी जो है वो ग्रेजुएट करती है तो वो नौकरी ढूंढना शुरू करती है, तो नौकरी जो है वो डिफिकल्ट होती है टू कम। तो कहते हैं ये कैसी इकोनॉमी है जिसमें हम बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, अपने सारे पैसे उन पे लगा देते हैं, और वी कांट फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर चिल्ड्रन। सो जब इन दो चीजों को देखें तो आप उन 90% में ही होंगे, और होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसने पाकिस्तान को इस वक्त बहुत जिसे कहीं दिस प्लेइंग लाइक डॉजिंग कार्स विद द पीपल, दे आर नॉट फाइंडिंग दैट कंफर्ट। फिर बिजली की कीमतें तब्दील हुई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फिर कुछ कम हुई, गैस की कीमतों में 3.5 साल बाद एक बड़ा रद्दोबदल आया। So people are falling in that 90% and I can see that. एक बड़ा अहम सवाल है जो what I was thinking, क्योंकि यूजुअली हम डॉक्यूमेंटेड किस्म के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, हमें पता है कि वो एक लिमिटेड सी डोमेन है जिसमें हम प्ले करते हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू हमारी यूथ के हवाले से, जो कि 70% है वो मुल्क से बाहर जा रही है या मुल्क से बाहर जाना चाहती है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग लास्ट डे कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ना हुकूमती सतह पे इस इंतहाई सीरियस मसले की बात हो रही है, ना हम मीडिया पे उस हद तक इसको फोकस कर पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका टेक इसके ऊपर चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन का फैक्टर इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है, आप अगर 2-3 बड़ी एम्बेसीज जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, आप वहां पे जाएं, आपको मौका नहीं मिलता है इंटरव्यूज के लिए, वीजास के लिए। इतनी बड़ी तादाद है पासपोर्ट के अंदर। कल मुझे कोई बता रहा था कि बैकलॉग चल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग पासपोर्ट्स बनवा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। तो इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, और वजह ओबियसली इकोनॉमी है। मुल्क के अंदर इकोनॉमी ठीक नहीं है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, और फिर बाहर जाके वो अलग किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं। इस मसले को बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? हुकूमत को क्या करना चाहिए इस पे? तो इमरान, ये वो चौथा जुज़ है जो हमेशा मिसिंग रहता है। शॉर्ट टर्मिज्म में तो हम इकोनॉमी को संभाल लेते हैं, एक्चुअली IMF के साथ भी हम यही किस्म की जो इंगेजमेंट है वो रखते हैं। वो शॉर्ट टर्म एक स्टेबिलिटी आती है, पर जो असल मसले हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पाकिस्तान की सबसे पहले ग्रोथ को वापस लाना हो, क्योंकि ग्रोथ के अलावा कोई इंजन नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि दुनिया भर में ग्रोथ इज दी ओनली इंजन। सो ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं, हम उनको तो ठीक कर नहीं पाते। सो अपॉर्चुनिटीज कम से कम होती चली जाती हैं। अगर पाकिस्तान पिछले साल 0% पे ग्रो करेगा और इस साल 2-2.5% पे ग्रो करेगा, और पॉपुलेशन 2.5-3% पे ग्रो कर रही होगी, तो नौकरियां तो नहीं निकल रही होंगी। सो ऑब्वियसली यूथ हैव टू फाइंड अ प्लेस समवेयर, सो दे मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका तक एंड ऑस्ट्रेलिया तक दे फाइंड अ प्लेस टू गो। अब बात यह है कि अगले 5 साल में क्या हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमने पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं, जिसमें ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जिसमें एनर्जी का मसला है, एनर्जी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों को अफेक्ट कर रही है, जिसमें पैदावारी सलाहियत का मसला है, क्या हम ये 3 मसले हल कर पाएंगे? इमरान, इसके 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि आज हम एक नोट कर लेते हैं। हम 5 साल बाद अगर मैं ना भी हूं पाकिस्तान में तो आप मुझे कॉल पे ले लीजिएगा। पाकिस्तान का इनकेस आप कह रहे हैं कि उस ब्रेन ड्रेन का अब भी हिस्सा होने वाला है। नो वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट इट डॉक्टर साहब।
प्लीज। So, देखिए ना, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही मुल्क में, जो 14% है ओवरऑल जीडीपी का, तो जितने मुल्कों ने तरक्की की है, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, किसी मुल्क को ले लें, और आपका बेहतरीन दोस्त चाइना, वो 30 के करीब रही है, एवरेज जो है वो 30 करती है। सो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये एक कलीदी मसला है पाकिस्तान, इसी की वजह से हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बना रहे, तो हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी 9-10% है। ये इन ममालिक में 20 से 30-40% तक था ऑफ देयर जीडीपी। और तीसरा मसला ये है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी भी 9-10% है, जो 15 के करीब होना चाहिए, तो हम बोरो करते रहते हैं। अब ये 3 मसले आने वाली हुकूमत ने अगले 5 साल में हल करने हैं। अगर वो ये मसले हल नहीं कर पाएगी, तो ना हम इस ब्रेन ड्रेन को, और अब एनेक्डोटल एविडेंस ये कह रहा है इमरान, ये आपकी बात में बहुत सदाकत है, कि पीपल आर फाइंडिंग इट हार्ड टू फाइंड गुड अकाउंटेंट्स, गुड ब्लू कॉलर वर्कर्स, एंड अच्छा, जो एनटीडीसी ने खुद ये कहा है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत जिसे कहेंगे यहाँ पे नर्चर होते हैं इंजीनियर्स, कि they've lost very smart people who have gone to UAE, who have gone to the Middle East, but that's an obvious conclusion. पैसे भी ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चूंकि सुकड़ रही है पिछले कई सालों से, और हम ये कलीदी फैसले नहीं कर पाए। रियली अगर तैयारी करके कोई भी हुकूमत नहीं आएगी इमरान, ये सिलसिला कंफर्टेबली चलेगा। ठीक हो गया, वेरी ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से बात भी की, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है इस पे भी बात करेंगे, 7 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। उसमें उससे पहले बिजली और गैस की कीमतें, और ये जो 3 सेक्टर्स इस पे अभी हम बात भी कर रहे थे, डिजिटल मार्केट है, प्रॉपर्टी है, या रियल स्टेट सेक्टर है, इसके ऊपर टैक्सेस लगाने के हवाले से, इसको टैक्स नेट में लगाने के हवाले से बात की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप इस सजेशन को? So Urmila, I'm really glad कि आपने ये 7 दिसंबर की डेट कह दी है। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि 7 दिसंबर एज अ टेंटेटिव डेट, मुझे पता है कि ये मीडिया में घूम रही है, इन केस डिले हो जाए तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन जाएंगी। दिस कैन गो अनदर वीक, सो यू नो इतनी इसमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। आई थिंक IMF हैज टू टेक स्टिल सम यू नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जी, so we stick to that. नंबर 2, देखें बिजली और गैस की कीमतों में बड़ा रद्दोबदल हो गया है, पर छोटे छोटे अभी भी कुछ वजूहात टेक्निकल ऐसी हैं जिसकी वजह से एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट मेरा ख्याल है कि आएगी बिजली में, और गैस में कुछ रिविजन जनवरी वी विल सी, बिकॉज दैट इज व्हाट द ओगरा सेज। बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम, वी आर बीइंग अ गुड स्टूडेंट एंड फॉलोइंग ओगरा। नाउ दैट रियली हर्ट्स मी कि 3.5 साल में कई दफा हर 6 माह में ओगरा ने तब्दील की। आपको कीमत तब्दील करनी चाहिए थी, आपके एफिशिएंसी मेजर्स इज अ सेपरेट थिंग, बट जब IMF 2 नवंबर को आना था IMF ने इमरान, दिस रियली हर्ट्स मी। तो 1 नवंबर को हमने वो कीमत तब्दील की जो हमें 1 जुलाई को करनी चाहिए थी। फिर अगर हम कहें कि कोई हमें आके ये कहता है कि बी अ गुड स्टूडेंट, दैट इज द नेचर दैट वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अब मूविंग फॉरवर्ड इसी पैराहे में रह के मूव करना है, IMF के साथ रहना है। ये चेंजेस बिजली और गैस के होते रहेंगे। वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें से गुजर रहे हैं। ये चेंजेस के साथ अगले 2-3 माह अभी भी ऑन द हायर साइड, बट आई थिंक एज वी अप्रोच जून 2024 एंड वी टॉक अगेन, इन्फ्लेशन जो है यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह, कीमतें नहीं कम होंगी, कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें आपको एक कमी की जो नुमाया रुझान, आई थिंक नंबर्स हैं, रुझान है, वो दिखाई दे। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब भी हम आपको मदू करते हैं, आप चीफ लाते हैं और बड़ा डिटेल के साथ पाकिस्तान की आवाम को और हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। पॉलिटिक्स की बात यूजुअली तो हम करते हैं इन टर्म्स के क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या सियासत हो रही है। नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन से कुछ अर्सा पहले ही आए थे और पॉलिटिकल सरगर्मी में हिस्सा लेना शुरू किया था, कल मरी पहुंचे जहाँ पे उनका एक अदद घर भी मौजूद है और उनकी क्या कहना चाहिए कंफर्ट प्लेस है उनके लिए। कल वहाँ पे ड्राइव करते नजर आए। ये मरी छांगला गली का इलाका है अमला हसन, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब खुद अपनी गाड़ी मरियम नवाज साहिबा के साथ चलाते हुए नजर आए और इस मौके पर उन्होंने अपनी मरहूम अहलिया कुलसूम नवाज साहिबा की कुछ यादें भी शेयर की। अवाम को देखकर हाथ हिलाते रहे। लोग काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को मरी के अंदर पसंद करते हैं। इनका बड़ा अच्छा वोट बैंक भी है वहाँ पे, बहुत अरसे तक नून लीग जीतती भी रही है। और कल इन्होंने ये भी कहा कि जो चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे, ये मैं और कुलसूम नवाज बड़ी तेज़ी से चढ़ा करते थे जब हम साथ यहाँ पे वॉक करते थे। तो इन्होंने अपनी बेटी के साथ कुछ उनकी वालिदा की और अपनी यादें भी शेयर की और ये कुछ मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ
साहब वाइल ड्राइविंग इन चांगला गली मरी, और पैदल आते थे वैसे मियां साहब मरी टू चांगला गली। वेरी नाइस। हाँ, इसके लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए, लेकिन स्टिल जी हमने कहा ये विजुअल्स आपके साथ सियासतदानों, क्योंकि सियासत से हटके भी कुछ लाइफ होती है। हाँ, कोई लाइफ होती है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ इसराइल और फ़लस्तीन में इस वक्त जो जंग जारी है उसके बारे में। आज 4 रोज़ के लिए जंगबंदी का क्या कहना चाहिए, इम्कान ही कहना चाहिए फिल वक्त, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे इसका बाकायदा जो मुआहिदा है 21 नवंबर को तय पाया था। इस मुआहिदे के तहत हमास जो है वो 50 गैर जो जरगमाली हैं यहाँ पे इसराइली हैं उनको रिहा करेगा, जबकि इसराइल की जानिब से 150 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ये 4 रोज़ा जंगबंदी का मुआहिदा है। इसके तहत इसराइल मिस्र से रोज़ाना 300 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले के साथ साथ ईंधन की फराहमी की इजाज़त भी देगा। और मुआहिदे पर अमल दरामद से पहले इसराइली फोर्सेस की अगर बात करें तो उन्होंने ये मौका गनीमत जाना कि मजीद बॉम्बिंग करें। उन्होंने मजीद बॉम्बिंग की, हॉस्पिटल्स हैं, पनाहगुज़ीन कैंप्स हैं, हमले जारी रखी हुई इसराइली फ़ौज मुआहिदा होने के बावजूद, और 100 से ज़ायद मजीद फ़लस्तीनियों के शहीद होने की भी इत्तलात हैं। दूसरी जानिब जो कतर की वजारत ख़ारजा है, इसके तर्जुमान माजिद अल अंसारी का एक खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसराइल और हमास के दरमियान ये जो आर्जी जंगबंदी का मुआहिदा हुआ है ये इंसानी बुनियादों पर हुआ है, और इस मुआहिदे के तहत जो इमदादी सामान है वो गजा ले जाने की इजाज़त होगी। इमदादी सामान में जैसे हमने कहा कि ईंधन की तरसीद भी शामिल है। माजिद अल अंसारी का कहना है कि हमास मजीद इजरायली यरगमालियों की रिहाई का अहद करे तो जंग बंदी में तोसी हो सकती है। सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने मुआहिदे में मजीद तोसी का मुतालबा किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहिदे को खुशाइन करार दिया है और दुरुस्त सिमत कदम करार दिया है। मगर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान या इसका जो इम्कान है उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि जैसे ही जंगबंदी मुआहिदा खत्म होगा तो इसराइली फोर्सेस अपनी कार्रवाइयां दोबारा से शुरू कर देगी, जो कि अभी भी जारी हैं। दूसरी जानिब यूनिसेफ के जो सरबराह हैं उन्होंने गजा की पट्टी को बच्चों के लिए एक दुनिया की सबसे खतरनाक जगह करार देते हुए कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली जो जंगबंदी का मुआहिदा है इनकी जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो 4 दिन की जंगबंदी का मुआहिदा है इसके बावजूद इसराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो तो जारी हैं, लेकिन ये जो हम अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो भी हमें अपडेट्स मिल रही हैं वो तो ज़ाहिर है कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। और जिस तरह से अभी हम यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के हवाले से भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से अभी भी इसराइल अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, और ये जो 4 दिन जंगबंदी का मुआहिदा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और जो इमदादी सामान है उसकी तरसील के हवाले से भी। इजराइल अपने तकरीबन 60 से 70% जो उसके मकासद थे हासिल कर चुका है, बाकी 30% उसको मकासद हासिल करने में, और मैं बताता हूँ क्या मकासद थे, उसको कोई उसमें मसला पेश नहीं आता नजर आ रहा है। क्योंकि इजराइल एक मुंहजोर दरिंदे की तरह वो जितनी भी अपनी कुव्वत ताकत अपने हवारियों के साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकता था उसने किया और करने का इरादा रखता है। आपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली, और कम से कम एक चीज इसमें हमने जरूर जहन में रखनी है, ये 4 दिन का मुआहिदा चलें तो खुशाइंद इसलिए है कि खुराक मिल जाएगी जो कि ह्यूमन राइट्स की, जो कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ की एक पासदारी करते हुए पहले दिन से होना चाहिए था। पानी से प्यासा नहीं मारना चाहिए था, कारपेट बम्बिंग नहीं करनी चाहिए थी, हर बच्चे को हर 10 मिनट बाद एक बच्चे को शहीद करना ये कहीं भी दुनिया में हर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी है। ये सारी चीजें तो इजराइल दुनिया की नजरों के सामने, दुनिया की मजम्मतों के सामने वो करता रहा, मां सिवाय सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी सपोर्ट है इजराइल को, और वही सबसे अहम बात है। तो लिहाजा ये कर क्यों रहा है? आज 4 दिन की तो बड़ी खुशाइन बात है, इसमें कतर का जरूर हाथ है, और इसमें हमास भी जिस तरीके से उसको जकड़ लिया गया है चारों तरफ से, समुद्रों से, फिजाओं से, जमीनों से, टैंक सामने, जहाज ऊपर, बहरी बेड़े दूसरी पुश्त के तरफ, तो ये सारे के लिहाज से जब जकड़ लिया गया है तो हमास ने भी, वरना अगर आप देखें तो पहले तो एक इजरायली की जगह वो 100 अपने रिलीज कराते थे, इस दफा वो राजी हो गए कि एक इजरायली मुग़िबी की जगह वो अब 10 के करीब करेंगे। चलें 4 दिन ये मान लिया बात, लेकिन नजर नहीं आता, ये मामला थमता नजर नहीं आता कि बाकी 30% अहदाफ यानी कि जो 70% तबाही बर्बादी खंडरात में तब्दील कर दिया है, लोगों को 1.17 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया है,
रिफ्यूजी कैंप में बम्बार्डमेंट, मस्जिदें 137 शहीद कर दी हैं, और बाकी वहां के जो घर बाकी बच गए हैं उनमें बम्बार्डमेंट की वजह से उनकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, छतों पे दरारें पड़ गई हैं, अब वो रहने के काबिल नहीं रहे। तो अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया है, और साथ में उसको सपोर्ट जाहिर है एक बहुत बड़े मुल्क की अमेरिका की। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि तकरीबन 70% तक जो मकसद था इसराइल का फ़लस्तीनियों के खिलाफ वो उसने हासिल कर लिया। एट द सेम टाइम हमास के भी कुछ मकासद थे, एंड वन ऑफ द कॉजेज वाज कि दुनिया के सामने इस मसले को उठाया जाए, क्योंकि एक बेबस कौम के तौर पे फ़लस्तीनी मुसलसल अपनी कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि दुनिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती तो उन्होंने एक इंतहाई कदम लिया जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी आए और अभी तक वो जारी हैं। क्या हमास भी अपने मकासद में कामयाब हुआ है? अगर हुआ है तो कितने फीसद हुआ है आपके ख्याल में? सिर्फ दुनिया का ज़मीर जगाने की कोशिश की है, लेकिन हमास को ये इल्म हो गया कि यकीनन दुनिया का ज़मीर जागा है, और दुनिया में लोग अभी मिलियन मार्च की हद तक पहुंच गए हैं यूके में और बाकी जगहों पर, वो दुरुस्त है। और अमेरिका में जो बाइडन की रेटिंग 40% पर पहुंच गई है, कहाँ वो 60% पर थी, तो वो तो जाहिर है। और बाकी दुनिया के जो अथॉरिटेरियन ममालिक हैं उनको भी खदशा और खतरा शुरू हुआ कि उनकी कुर्सियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो मकसद उसका हासिल हो गया। और वो क्यों खदशा और उनको खतरा शुरू हुआ? बहुत सारे ममालिक को, जो हमारे कुछ दोस्त भी हैं, इसलिए नाम लेना मुनासिब नहीं, तो उनको जब शियों का उनकी मुतज़लज़ल नजर आई तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कुछ ना कुछ अभी दबाव इस पे डाला जाए, वरना तो जो ओआईसी की मीटिंग थी, जो कि तकरीबन 33-34 दिनों के बाद मीटिंग कॉल की गई ओआईसी के आर्टिकल 9 के तहत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो तो दूसरे दिन करनी चाहिए थी, क्योंकि ओआईसी के चार्टर में पहले आर्टिकल में दिया हुआ है फलस्तीन के बारे में कि क्या करना है। तो अपने चार्टर की पासदारी, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओआईसी है, और उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत बनाया गया है, इतनी बड़ी कुव्वत ताकत जब 10 ममालिक ने पिछले दिनों मीटिंग में कहा कि भाई आप कुछ और ना करें, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, अपने चार्टर के मुताबिक आप मल्टीलैटरल सैंक्शन लगा दें इजराइल पर, उस पे भी रजामंदी नहीं हुई। तो फिर तो बात यह है ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक जानिब जहां पे आपने इशारा किया कि हमास काफी हद तक दुनिया का ज़मीर जगाने में कामयाब हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड का खास तौर पे, तो फिर आपके इस जो ये तबसरा है, इससे हम ये भी अंदाजा लगाएं या ये भी हम समझें कि ओआईसी का ज़मीर नहीं जागा? ओआईसी तो इससे पहले भी कंडेमिनेशंस करती है, हंगामी इजलास बुलाती है, एलामिये जारी किए जाते हैं, और फिर उसके बाद उसी तनख्वाह पे, पुरानी तनख्वाह पे काम किया जाता है। तो ओआईसी या इस्लामी ममालिक, जिसमें हम भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली, आप ये समझते हैं कि हम अपने उसी लगे बंधे मामले के साथ चलें, हमने कुछ मुख्तलिफ नहीं किया इस मामले में, तो नहीं कामयाब हुआ हमें हमास जगाने में? मुझे कोई आर नहीं ये कहने में कि हमारे इन ममालिक के बहुत सारे सरबराहान, ये डरे से, ये सहमे से सरबराहान, ये फैसले करते हुए, जो उनके अपने चार्टर में है, फैसले करते हुए ये इसमें काफी पीछे हट जाते हैं, नहीं कर सकते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है, और आपने सही समत में आपने इशारा किया है कि ओआईसी रह जाएगा, और जो उसका मकसद है वो नहीं रहेगा। तो वो इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि इनके इंटरेस्ट ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में है, इन सरबराहान के, इनके अवाम के इंटरेस्ट फलस्तीन के साथ है, इनके अवाम के इंटरेस्ट फलस्तीनियों के साथ है, और फलस्तीनी तो अपने हक की जंग लड़ रहे हैं ना। ये तो इंटरनेशनल कानून में दिया हुआ है, जनरल असेंबली का इसमें रेजोल्यूशन है 2649 कि अगर कोई शख्स अपने ऑक्यूपेशन के खिलाफ, कोई ग्रोह, कोई कम्युनिटी अपने ऑक्यूपेशन के खिलाफ अगर वो जो जद्दोजहद करती है और मज़ाहमत करती है, तो उसको ये हक हासिल है। उसको आर्म्ड मज़ाहमत करने का भी हक हासिल है। नेल्सन मंडेला को देख लें, ईस्ट तिमोर के शनाना गोस्माओ को देख लें, गैरी आडम को देख लें, ये सारे के सारे मिसालें मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर एनालिसिस। डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस सूरत हाल पे, गजा सूरत हाल पे नजर थे। पॉजिटिव न्यूज़ है इसके 4 दिन के लिए जंगबंदी होने जा रही है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे से इसका इतलाक होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ सियासी सूरत हाल की। इंतखाबात की तारीख के ऐलानात के बाद जो सियासी गहमा गहमी है, मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। सियासी दर्जा हरारत एज वी ऑलवेज से बढ़ता जा रहा है। नून लीग ने सिंध बलोचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ने की पूरी कर ली है तैयारी, और सियासी रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत और इंतखाबी इत्तेहाद पर गौर व फिक्र, और इस वक्त मीटिंग्स भी जारी हैं, मगर अवाम में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। यानी कि अवामी राब्ता मुहिम बाकायदा तौर पर अगर कोई पार्टी शुरू कर चुकी है तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये जो तीर है पीपल्स पार्टी के, इसका निशाना इस वक्त कोई और नहीं, यानी कि तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, और इसका गढ़ खैबर पख्तूनख्वा है, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताक ताक कर कल नून लीग पर निशाने लगाए और बड़ी जबरदस्त खुल खुला के तनकीद की। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बगैर नाम लिए कुछ बुजुर्ग सियासतदानों का जिक्र किया था, उन्होंने उनकी अना के मसलों का जिक्र किया था, और कल तो उन्होंने कहा कि जो 18 महीने, बिलावल ने कहा कि मैं 18 साल कह गया, 18 महीने की जो हमारी हुकूमत थी इसलिए नहीं चली क्योंकि हमारे साथी जो थे, हमारे एलाइज जो थे, वो सियासत नहीं कर रहे थे, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए और ज़ाती जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं निकला इसका। ऐसा बिलावल भुट्टो ने कहा। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को घर बिठा लें, और साथ साथ जिस तरह का कि हमारा मुल्क चल रहा है जिस सिमत में, इससे मसाइल में कमी नहीं इजाफा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात नजरियाती या सियासी हैं, या पीपल्स पार्टी के नून लीग के जवाब देने से गुरेजा क्यों है, इसकी क्या वजूहत है, इसी पे बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फैसल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अवामी राबता मुहिम जो इंतखाबात से पहले चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने कुछ तो शेयर की, लेकिन जाहिर है वो नौजवान के तौर पर अपनी इस कैंपेन को आगे लीड कर रहे हैं, और ढके छुपे अल्फाज में वो बुजुर्ग सियासतदानों की बात करते हैं। तो ये बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टांस वो ठीक है कि ये जो अना का मसला था या जिस तरह की सियासत उनकी जानिब से की गई, अब उसको चेंज करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल बिलावल साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने वर्कर कन्वेंशन से जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने यही बात की जो आपने दोहराई। दो चीजें हैं, वो कोई बुजुर्ग सियासतदानों पे ऐसे अपने दिल पे ले लिया बुजुर्ग सियासतदानों ने। उन्होंने कहा कि देखें, अब हमारी मेजॉरिटी जो हमारा वोटर्स है और पाकिस्तान की जो आबादी है वो यूथ है, और यूथ ही यूथ के मसाइल समझ सकती है। हम ये नहीं कहते कि बाकी पार्टियां घर में बैठ जाएं, हम ये कह रहे हैं कि देखें, अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमारे अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो PMLN में भी लीडरशिप मौजूद है, यूथ मौजूद है। मरियम नवाज को आगे ले आए, हमजा शहबाज को ले आए, मौलाना साहब के अपने बेटे वफाई काबीना का हिस्सा थे, इस तरह परवेज इलाही साहब के बेटे हैं, इस तरह यंगस्टर्स को लें। यूथ के मसाइल समझ सकती है। उन्होंने कहा कि अना का मसला तो ये सिर्फ ये है कि देखें, जब PTI की हुकूमत थी तो वो कहते हैं मैं सबको जेलों में डालूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, हालांकि सबूत के बगैर कहते हैं जी बस मैंने डालना है। उनकी ख्वाहिश थी कि सारे जेल में चले जाएं। ये पंजाब की पॉलिटिक्स से वतीरा के अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जब भी हुकूमत आती है पंजाब में, जिसकी भी आती है, वो अगले के साथ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है। PMLN की जब हुकूमत आई 16 महीने की, तो उसमें भी यही था कि हम PTI के खिलाफ कैसे FIR काटें, किस तरह उनको जेल में डालें। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, 2008 से 13 तक का आप टेन्योर निकालें, क्या कोई भी सियासी कैदी जेल में मौजूद था? नहीं। हम मुल्क की तरक्की के लिए हमें ये चीजें भुलानी पड़ेंगी, हमें आगे, हमें पीछे की तरफ नहीं देखे। तो कुनी साहब, ये जिन बुजुर्ग सियासतदानों को बिलावल भुट्टो जरदारी ने आराम का मशवरा दिया, एक बुजुर्ग उनके घर पे भी मौजूद हैं, मेरा इशारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ है, उन्होंने उनको भी कहा है कि अब आप आराम करें, उनको भी आराम कराना चाहते हैं बिलावल? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑलरेडी कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे अगले वजीर आजम होंगे। वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल। हालांकि अगर बुजुर्गों में देखें तो मेरे ख्याल में सबसे जूनियर जरदारी साहब है, 20-17 साल की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ड्रैग रूम की पॉलिटिक्स है, जोरदोर की पॉलिटिक्स है। बिलावल साहब ग्राउंड तो वैसे उन्होंने लाइटर नोट, फैसल भाई, बिलावल साहब सबको बुजुर्ग करें, हमें तो सब माशाल्लाह यंग नजर आते हैं और अच्छा भी लगता है देख के कि इस उम्र में भी हमारे पॉलिटिशियंस इतने एक्टिव हैं सारे। देखें, अच्छी बात है, ड्रैग रूम की पॉलिटिक्स होती है, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स होती है। आप देखें ना कि जब अदम एतमाद था तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि हम बच्चों के हवाले नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो जब हमने कहा कि सिलेक्शन हो गई है, PTI के चेयरमैन को सिलेक्ट किया गया है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN और JUI ने ओथ लेने, उन्होंने कहा कि हम असेंबली नहीं जाएंगे, हम ओथ नहीं लेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको एग्री किया कि हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किरदार अदा करना है और हमने जमहूरियत को चलाना है।
और फिर जाके उन्होंने ओथ लिया। फिर जब ये चीज हुई, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई और उसमें पीडीएम बनी और उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान बने उसी कॉन्फ्रेंस में। फिर जब पीडीएम बनी, इन्होंने कहा इस्तीफे दें, सिंध असम्बली तोड़े। हमने कहा नहीं, हमने अदम एतमाद के जरिए इनको हटाना है। फिर अदम एतमाद हुआ और फिर जो है उसमें जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, मौलाना साहब के बेटे वजीर बने, उनकी पार्टी की वजारतें मिली। तो ये एक नौजवान सियासतदान ने काम किया था, ये किसी सीनियर का मशवरा नहीं था। अच्छा, बल्कि नौजवान सियासतदान का। फैसल साहब, दूसरी जानिब अभी जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि नून लीग के हवाले से या पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन अभी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और जाहिर है सिंध के अंदर आपकी एक और पेनिट्रेशन है, लेकिन जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहां पे एक डिफरेंट मामला है। तो क्या ये जो कैंपेन है जो वहां पे, आपको लगता है कि इंतखाबात में जाके ये जो कैंपेन या जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, ये फायदेमंद होगी पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शंस के अंदर? देखें, अभी तो हमने वर्कर कमीशन किए 5-6 खैबर पख्तूनख्वा में। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो हम इलेक्शन कैंपेन के लिए वहां पर जलसे भी करेंगे। हमारे 2 वर्कर कन्वेंशन जो थे चतरा और दीर का, वो तो हमारे वर्करों ने उसको जलसे में तब्दील कर दिया था। बहुत तादाद में लोग आए, तो जो है जब जलसे होंगे तो बिल्कुल इफेक्ट होगा। अभी सेकंड फेज भी, अब चंद दिनों बाद बिलावल साहब दोबारा आ रहे हैं अपने कन्वेंशन के सिलसिले में। खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 और हमारे कन्वेंशन हो रहे हैं, और जब शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हम जो इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो हम अपना जो है जलसे शुरू करेंगे, इलेक्शन मुहिम की जलसे शुरू करेंगे। तो ये मोबिलाइजेशन है अपने वर्कर्स की। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खैबर पख्तूनख्वा में रिस्पॉन्स मिला वर्कर्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा कुन्नी साहब, ये जो आपने अभी भी बिटवीन द लाइंस पिछले सवाल के जवाब में बात की कि कोई सिलेक्ट हो जाता है और सिलेक्ट होके आ जाता है, फिर आपने 2018 में इमरान खान की तरफ रेफर किया, और अभी आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं जिसमें आपका पार्टी स्टैंड है कि उनको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। तो ऐसा आपकी पार्टी में क्या है जिसकी वजह से वो आपको वो इमदाद, वो मदद, वो शोल्डर ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलता? क्या आप कुछ ऐसा नहीं करते जो वो करना चाहते हैं? आपकी कोई मुखालफत है जो सपोर्ट बाकी जमातों को, दोनों बड़ी जमातों को मिलती है, वो आपको नहीं मिल रही? कोई वजह है बीच में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिलीव करती है कि हमने अवाम की जो है वो जोर पे आने, अवाम के वोट के जरिए आने। हम कभी ये नहीं देखते, हम कभी भी इस तरफ नहीं देखते कि हमें सेलेक्ट किया जाए। हम हमेशा जो है, चाहे वो दो देखें, ज़िया-उल हक का मार्शल था, मोहतरमा शहीद ने डिक्टेटर को ललकारा था और हमने 1988 में हुकूमत बनाई थी। उसके बाद मुशर्रफ के मार्शल में भी हमने जो है वो अपनी हुकूमत बनाई। हमें कभी भी उस वक्त भी आप देखें कि 2002 में खासकर जब हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, उससे पहले हमारी पार्टी को बैन किया गया, मोहतरमा शहीद मुल्क से बाहर थी। फिर उसके बाद हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, फिर नैब को इस्तेमाल किया गया और फिर पेट्रियट बनाई गई और जो है पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन हम कहते हैं कि हम हमेशा, हमने जब भी आने अवाम के जरिए ने, हम आज भी कहते हैं कि जब पीडीएम में थे, जो चीज़ 2017-18 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत थी, वो आज मेरे लिए भी गलत है, किसी और जमात के लिए भी गलत है। अगर आप चौथी दफा भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, आपको जो बयानिया था पीडीएम में या 16 महीने की हुकूमत में कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो कुंडी साहब, कतई कलामी की मदद, इसका फिर मयार क्या होगा जिस पे पीपल्स पार्टी कहेगी कि ये सिलेक्शन नहीं है? वो भी जोड़ तोड़ की बातें करें। कल केपी से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट आपके लोग शामिल हुए और जो केपी लीडरशिप है वो कह रही है कि मजीद हम विकटें गिराएंगे मुख्तलिफ जमातों की। उसके अलावा सेनेटर वकार साहब भी शामिल हुए, उनके बारे में भी कल हमने देखा। यानी कि मुख्तलिफ पार्टी से लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो पोलिटिकल अपनी कैंपेनिंग ड्राइंग रूम में ना कर रहे होंगे, किसी के ड्राइंग रूम में जाके करें, लेकिन कर तो रहे हैं और आगे जलसे वलसे भी करने का इरादा रखते हैं। तो ऐसा क्या म्यार है जिसकी बेस पे पीपल्स पार्टी कहेगी कि नहीं, ये सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है? देखिए, सेनेटर वकार साहब शामिल हुए कल पीएमएलएन में, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था। वो पिछले इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट भी लड़े थे। देखिए, अगर पीएमएलएन बड़े दावे कर रही है कि हम तो 2/3 मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी के जरिए आ रहे हैं, तो फिर वो बैसाखियां क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी वो सिंध की तरफ देखते हैं, कभी वो केपी की तरफ देखते हैं, कभी वो बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं, और बलूचिस्तान में खासकर उन लोगों की तरफ देखते हैं। आपको याद होगा, आपका हाफजा इतना कमजोर नहीं होगा, जब यूसुफ रजा गिलानी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वोट किया था तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके लोगों ने क्या कहा था कि क्या होता है। लिहाजा हम तो ये नहीं कहते, अगर इनको पास इनको अपने पंजाब पे इतना यकीन है तो बैसाखियां क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे जब ज़िमनी इलेक्शन से, जब हम हुकूमत में थे, 20 सीटें पंजाब में थी, उन्होंने कहा 15 तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और 3 पे और 2 पीटीआई जीती और 2-3 पे हमारा मुकाबला है। और जब इलेक्शन हुआ
सूबाई हुकूमत भी इनकी थी, मरकजी हुकूमत भी इनकी थी, और एक सीट भी नहीं जीत सके। सही। हमें जो टास्क दिया गया था मुल्तान और ठीक है, कराची जीते ठीक है थे, फैसल। लिहाजा 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे फिर पता चलेगा कि वोट किसको पड़ता है। ठीक है, ठीक है, बक्सों पे आपकी उम्मीदें हैं इस वक्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। BBC की 100 मुतासिर कुन खवातीन की शख्सियात की फहरिस्त सामने आई। इसकी जो आलमी फहरिस्त है, इसमें हुंजा की एक खातून भी शामिल हैं, मोहतरमा अफरोज नुमा, उनका नाम इसमें शामिल है। ये खातून कौन है, अगर आप नहीं जानते तो आपको मुतारिफ कराएंगे। इनका पेशा क्या है। वकार अहमद मलिक और उफैरा फैज सेगमेंट माइंड मैटर्स में उनसे बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, BBC ने हाल ही में एक लिस्ट शाया की जिसमें दुनिया भर से 100 खवातीन की एक फहरिस्त बनाई गई। उस फहरिस्त में मिशेल ओबामा शामिल हैं, नोबेल विनर्स शामिल हैं, दुनिया की मारूफ तरीन गुलकार और अदाकाराएं शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के इलाके हुंजा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून भी उस फहरिस्त में शामिल हैं। और अगर उनके पेशे की बात की जाए तो वो बकरियां चराती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे वकार साहब से। वकार साहब, कैसे मुमकिन हुआ उस खातून का इस फहरिस्त तक पहुंचने का सफर? बहुत शुक्रिया फैरा। आप इसको इस तनाजुर में देखिए कि कुछ जो छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं ना, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं या जिनकी आबादी कम होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनकी जो सिग्निफिकेंस है, जो उनकी जो अहमियत है कल्चर के हवाले से, उनकी लैंग्वेज के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा कीमती हो सकती है। सिर्फ आबादी कम होना तो कोई बड़ी बात, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर या इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें जिनकी आबादी कम होती है, उनके ये वाले जो मामलात हैं ये ज़रा दब जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे वही जो है वो बहुत ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बड़ी अहम लैंग्वेज है। इसी तरह जो वहाँ का कल्चर है वो बड़ा अहम है। इसमें से एक कल्चर ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया उनका चरवाहा के हवाले से होने का, तो वो ये शमशाल पास है 16,000 फुट पे, तो यहाँ पे ये लोग जाते थे अपना यॉक्स वगैरह लेके, और वो एक बड़ा मंजर होता था। और दुनिया के बहुत सारे बड़े इदारों ने उसको किया भी है, रिकॉर्ड भी किया। वो बहुत सदियों कदीम एक रवायत थी। अब जदीदियत के चक्कर में और जदीदियत के मामलात में कुछ ऐसी बड़ी कीमती चीज़ें हैं जो हम खो रहे हैं। ये जो खातून है इनके बारे में BBC ने लिखा भी है कि ये शायद उस रवायत की आखिरी एक कड़ी है जो कि चरवाहा के तौर पर उनको लिखा है। मेरा ख्याल है कि ये जो ख़वातीन के हवाले से जो वुमेन एम्पावरमेंट के मामलात हैं वो भी क्योंकि हुंजा में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें मिसाल के तौर पे फ्रीडम ऑफ चॉइस हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास फ़ैसला करने का इख्तियार हो सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे उनकी सोसाइटी का एक्चुअली हिस्सा है। तो उस हवाले से भी एक बड़ा अहम है इस खातून का इस फहरिस्त में शामिल होना। और स्पेशली ये जो रवायत है शमशाल पास जाने वाली, ये क्योंकि सदियों कदीम पुरानी है, तो वहाँ पे जो शमशाल पास की जो हाइट है, यानी उस हाइट पे ख़ास कल्चर का फ़िरोग हुआ। तो आप सदियों से जा रहे हैं, पूरी समर जो है वो उन पास्चर्स में या उन चरागाहों में आप गुजार रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, वहाँ पे मंगनियाँ हो रही हैं, वहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, रसूमात हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, इवन जो लाइक डेथ हो रही है। ये इस तरह के जितने भी मामलात हैं इंसानी, ये एक ख़ास सदियों तक एक जगह पे होते रहें तो वो कितनी कीमती हो जाता है मामला। अच्छा वकार साहब, मैंने ये भी सुना है और पढ़ा है कि अफरोज़ा का ताल्लुक उन लोगों में से है जो हुंजा में जूतों के जोड़े की सबसे पहली मालकिन थी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, BBC ने लिखा है, और आई थिंक ये बिल्कुल होगा। अभी तक मेरी किसी शमशाल के दोस्त से बात नहीं हुई, बट डेफिनेटली ये होगा। उसकी वजह यह है कि 2002 में पहली दफ़ा जीप ट्रैक बना, या 2002-2003 की बात है। अच्छा, उससे पहले लोग उस पैदल जाते थे, और पैदल कहाँ से जाते थे? पशु से, या लाइक इधर से नीचे पशु से जाते थे, और 2-3 दिन का सफ़र था। रास्ते में क़याम होता था, एक नाइट स्टे हुआ करता था। मुस्तनसर हुसैन तार साहब ना की जो किताब है शमशाल बेमिसाल, उन्होंने भी इस शमशाल में पैदल गए थे उस वक्त। अच्छा। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ ये मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से शमशाल के जो माउंटेनियर्स हैं, जो बड़े बड़े माउंटेनियर्स हैं, अब इस वक्त तो शमशाल छाया हुआ है, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो कटा हुआ था, तो फ़र्ज़ किया कि वहाँ पे एक लफ्ज़ कराची पहुँचा है। तो वहाँ पे जो रजब हैं, जो कि बहुत बड़े माउंटेनियर हैं, तो उनके बारे में उन्होंने एक दफ़ा कहा कि माउंटेनियर इसलिए बना कि वो बचपन में हमें कहा जाता था कि जब हम पूछते थे कि इस पहाड़ के पीछे क्या है, तो बताया जाता था कि इस पहाड़ के पीछे कराची है। वैसे बच्चों को जिस तरह दिला फैसिनेट करने के लिए, तो वो कहते हैं कि माउंटेनियर में इसलिए बन गया क्योंकि मैं उस पहाड़ के पीछे कराची देखना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता था। और आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पहाड़ के पीछे ना कोई कराची है जिसको मैं देखना चाहता। तो वो इतनी कटी हुई सोसाइटी है।
तो डेफिनेटली उनका वो जो जूतों का मामला है, ये जूते बनाने का जो मामला है वो कोई लोकलाइज्ड होगा, यानी जिस तरह किसी गांव में मोची होते हैं, ये वो होगा। तो शायद ये उस तनाजुर में है कि मुमकिन है आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले ये वो पहली हों जिनको मार्केट में से शूज़ ला के दिए गए हों या जिस तरह मालिक बनी हो। सो मेरा ख्याल ये उस तनाजुर में है, और ऑफ कोर्स इसी वजह से ये कीमती भी है ना। बीबीसी ने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि ये कीमती इस हवाले से है कि एक तो कटी हुई सोसाइटी है, ठीक है जी। कटी हुई सोसाइटी नफ्सियाती मुताले के लिए बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जनरली जो सोसाइटीज़ डिफरेंट होती हैं वो इन्फ्लुएंसेस के शिकार होती हैं इधर उधर का। वो लिटरेचर है, वो कोई है, कहीं लखनऊ का मुहावरा हो सकता है कि लाहौर में इस्तेमाल हो रहा हो। बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तअस्सुबात होते हैं, खौफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सोसाइटी जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। सारी जो कटी हुई होती है सोसाइटी, उसका जो लिटरेचर है वो बड़ा ख़ास हो जाता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि अगर इंसान इन्फ्लुएंसेस सारे काट दिए जाएँ ना हो तो इंसान कैसे सोचता है और किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से उसका माइंड वर्क करता है, डेली एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो दैट कि वो जब हम उसका लिटरेचर पढ़ते हैं या पुरानी फोक टेल्स पढ़ते हैं, न सिर्फ शिमशाल की बट ओवरऑल हुंजा की और इवन जीबी की, तो उसमें हमें बड़ी एक सेंसिटाइजेशन और हसासियत जानवरों के वाले से नज़र आती है, उसमें हमें एक हसासियत बच्चों के वाले से नज़र आती है, उसमें एक हसासियत जो है वो इस तरह के नगमे हैं, इस तरह के पुराने गीत हैं कि मतलब जिसमें कहा गया है कि खुदा करे कि आज का दिन कुछ भी ना हो, यानी कोई तब्दीली ना हो, क्योंकि वो एक माउंटेन्स के रहने वाले लोग एक तब्दीली से डरना जो है वो एक समझते हैं ना कि कभी लैंडस्लाइड आ जाएगी, कोई ना कोई तूफान आ सकता है, कोई फ्लैश फ्लड आ सकता है। तो वो कहते हैं कि आज खुदा करे कि आज कुछ ना बदले, खुदा करे कि आज का सूरज जो है वो इस तरह तलू हो और कुछ भी तब्दील ना हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर आपको वो माइंडसेट रीड करने का, या इंसान की जो प्योर फॉर्म है, यानी दो ही हो सकते हैं ना, एक बच्चा हो सकता है प्योर फॉर्म की, आप उसको प्योर फॉर्म की सूरत में देखते हैं कि ये कैसे सोचता है, क्या करता है, और दूसरा ऐसी कटी हुई कोई सोसाइटी हो सकती है। और इस तरह के पुराने मतलब इस तरह तजुर्बात हुए कि फ़र्ज़ किया कि एक बच्चा जो है उसको अगर जजीरे पे छोड़ दिया जाए और कोई लैंग्वेज ना हो, क्या कुछ भी ना हो, तो वो वहाँ पे जब वो पले बड़े तो वो माइंडसेट क्या होगा। तो ये इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस हैं नफ्सियात के पास, और शिमशाल जो है इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि लैंग्वेज वक्ती बहुत अहम है, वहाँ का जो फोक टेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। मेरा ख्याल है कि फोक टेल्स में भी जो इनिशियल काम है या अच्छा काम है वो मसबे रवायत गोरों ने किया, तो उन्होंने पहली फोक टेल्स की वो जो कंपाइल की थी, फिर उसके बाद जो अच्छा काम है वो लोक विरसा ने किया, जिन्होंने ये सारी कंपाइलेशन की जितनी भी। देखिए ना, एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, वो हो सकती है माँ की लोरी, ठीक है। तो माँ की लोरी जो है वो किसी ऐसी मुख्तलिफ जगहों पे हो तो इन्फ्लुएंसेस का शिकार होगी मुख्तलिफ कल्चर्स का, लेकिन अगर प्योर एक कटी हुई कम्युनिटी में एक माँ जो है वो अपने बच्चे को लोरी देती है, वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करती है, उन अल्फाज के पीछे जो हसासियत है, या सेंसिटिविटी है, या इमोशंस हैं, या कॉग्निशन है, प्योरिटी भी है, हाँ प्योरिटी है, ये तमाम चीज़ें एक अच्छा नफ्सियाती मुताला हो सकती हैं। अच्छा वकार साहब, हमने अफरोज़ा का जिक्र किया, हमने उनके टैलेंट का जिक्र किया, हमने वहाँ के कल्चर का जिक्र किया। यहाँ पर ज़रूरी मैं समझती हूँ कि हुकूमती सतह पर इस तरह के लोगों को या इस तरह के इलाकों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, या अफरोज़ा को पाकिस्तान में भी नुमाया किया जा सकता था। ऐसी मतलब अफरोज़ा तो सिर्फ ताल्लुक लाइक शिमशाल से है, आप सिंध चले जाएँ, आप इंटीरियर सिंध चले जाएँ, आप थार चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, तो ये जो पुराने आप ये जो असासा जात हैं, या ये बहुत ही कीमती असासा जात हैं, इनके हवाले से डेफिनेटली ये जो आप बात कर रही हैं उसको मैं मानता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हम अभी उस स्ट्रगल में है कि इंसानी ज़िंदगी कैसे बचाई जाए। हमारे यहाँ ना जानवर महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं, ना इंसान महफूज है। जहाँ पे सर्वाइवल के मसाइल पड़े हों तो वो तो फिर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आती है ना, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में तो इंसानी जान बचाना है। मतलब हमारा एक्चुअली जब ये बहुत आला आदर्श या बहुत खूबसूरत हम बात करते हैं, यानी खूबसूरत इन किसी हवालों से, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बीइंग अ नेटिव, यानी पाकिस्तानी होते हुए, कि पहली चीज़ तो अपनी बच्चियों को बचाना है, बच्चों को बचाना है। जब आप सिर्फ रेप के केसेस देख लीजिए बच्चों और उनके साथ, और आप जिस तरफ आप देखेंगे तो हैरान कुन है सारा कुछ। तो उसमें ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन शायद अभी कहीं दब गई हैं। दिल्ली अनोज दूर अस्त वाली बात है। अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट तो ये है कि इंसानी जो जान है उसकी तो हुर्मत पहले हम कायम करें। थैंक यू सो मच वकार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का माइंड मैटर्स का ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और इसी के साथ मुझे और वकार अहमद मलिक को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। मुल्क में क़याम अमन, शमूलियत और माजूर अफराद के हकूक और फ़रोग़ तालीम के लिए काम करने वाली 16 साला तकवा अहमद से, जिनको पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर किया गया है। तकवा का ताल्लुक जी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर गुजरावाला से। पैदाइशी तौर पर जो रीढ़ की हड्डी है उसके मसाइल की वजह से वो व्हील चेयर के जरिए नकलो हरकत करती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को बिल्कुल अपने अज़ाइम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और नौउम्री में ही बच्चों ख़ुसूसन लड़कियों के हकूक के लिए खासी मेहनत और जद्दोजहद कर रही हैं। तकवा के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कहती हैं कि वो पाकिस्तान में एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखती हैं जहां हर बच्चे को आला मयार की तालीम मिले, सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल हो, ताकि वो महफूज और एक साजगार और मसावी माहौल के अंदर जो कह ले अपने आप को पल भर सके और सारे अपने आप को नशोनुमा कर सके। तकवा ने इस हवाले से चूंकि यूथ एडवोकेट यूनिसेफ के तौर पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी, जिस तरह से ऑलरेडी वो काम कर रही हैं लड़कियों के हकूक के हवाले से, बच्चों के हकूक के हवाले से, हमने सोचा कि आज हम एक्सप्रेसो हीरो में तकवा से आपकी मुलाकात और हमारे साथ मौजूद हैं। तकवा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, वी आर सो प्राउड ऑफ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेयर्स ऑल आवर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एज यूथ एडवोकेट क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास? मसाइल जो इतने सारे हमारे पास मौजूद हैं, नॉट गोना आस्क एनी टिपिकल क्वेश्चन, उसकी तरफ वापस आएंगे। किन सॉल्यूशंस के साथ आप जा रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे? क्या माइंड में है आपके जिनके बाद आपको लगता है कि आप यूथ को हेल्प कर पाएंगे उनके मसाइल को लेकर? जी बिल्कुल। पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया ताकि मैं यूनिसेफ पाकिस्तान की यूथ एडवोकेट बनकर पाकिस्तान के बच्चों के मसाइल, पाकिस्तान की यूथ के मसाइल जो हैं वो हल कर सकूं। इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है और आज उसका नतीजा आपके सामने है। तो ये जो हमारा यूथ एडवोकेट का जो हमारा एक मिशन है, अब उसमें मेरा और मेरी टीम यूनिसेफ की, जो हमारी यूनिसेफ पाकिस्तान की जो टीम है, उसमें हमारा मोटिव यही है कि हम पाकिस्तान में पीने के साफ पानी, इंक्लूसिविटी, मेंटल हेल्थ और इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, उसके बाद हम गर्ल्स एजुकेशन और स्पेशल पर्सन्स की इंक्लूसिव एजुकेशन पे और क्लाइमेट चेंज पे और इस तरह के जितने भी और हमारे यहाँ पे मसाइल हैं पाकिस्तान में जो हमें दरपेश हैं, उन पे हम उनको करते हुए पाकिस्तान को रहने के लिए एक बेहतर मुल्क और अच्छा मुल्क बना सकते हैं। डेफिनेटली ज़बरदस्त। अच्छा तकवा, ये भी बताएं, ऑब्वियसली ये जो आपकी एफएस हैं जिनके हवाले से आप बात करी हैं, यो सो यंग माशाल्लाह, आप 16 साल की हैं, जाहिर है आपने भी इन 16 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे। आपने अभी अपने इस एक्सपीरियंस में जितना आपने किया है गेन, क्या देखा है, क्या चैलेंजेस हैं इन सारे इश्यूज़ को लेकर जो पेश आते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, स्पेशली लड़कियों की हो, या क्लाइमेट चेंज है, जिन जिन इश्यूज़ को आप एड्रेस करना चाहती हैं, चैलेंजेस को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको। जी, मेरे लिए तो सबसे पहले चैलेंज तो था मेरी एजुकेशन, और इसके लिए था कि when I started my educational journey, it was very difficult due to strange looks and discouraging behavior of the people. No one will understand me and respect me and accept my feelings and accept me just as I am. I was very much hurt, but I never gave up. मैंने गिव अप नहीं किया, और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे जो ये आप जैसे मोहसिन दोस्त हैं, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज जो भी ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है ये उन सब की वजह से। बेशक बेशक। ऐसे क्या रवैये थे जो आपको बहुत हर्ट करते थे तकवा? सबसे ज्यादा रवैया तो हमारे अपनों का होता है, क्योंकि आप देखें जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको थोड़ा सा इशू था, क्योंकि एक तो मैं अपने पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड थी, ऊपर से बेटी, और सबसे प्रॉब्लम वाली उनके लिए बात थी कि मैं डिफरेंटली एबल्ड थी। तो दे वर लाइक कि जो हमारा मुआशरा है वो एक्सेप्ट नहीं था उसने मुझे किया, मेरे रिलेटिव ने, हमारे मुआशरे ने एक्सेप्ट नहीं था किया, और हमारे ना मुआशरे में और लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। आप क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं? कोई कोई ऐसी मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की नहीं है जिसके साथ आप नहीं मिली, आपकी तस्वीर नहीं है, आप इंटरनेशनल एरिना पे जा रही हैं, आप क्या कहते हैं वही लोग? अब तो मैं आपको बताती हूँ, अब तो सब मेरे रिलेटिव्स ने मेरे लिए
जो है वो बस सही है। वो उनका रवैया अब तो ठीक है माशाल्लाह, बहुत बेहतर है। अल्लाह पाक का करम है, सबने बहुत ज्यादा जबरदस्त। अच्छा तकवा भी अब अपने काम के हवाले से बताएं। अब आपने कहा कि आपने आगे जाके एज ए यूनिसेफ एडवोकेट अब बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करना है। सबसे प्रायोरिटी पे क्या चीज़ आपके शामिल है जिसको आप चाहोगी कि आपको यूनिसेफ जैसे प्लेटफॉर्म के साथ आपको स्टेट लेवल पे भी सपोर्ट मिले ताकि आप उन चीज़ों को एड्रेस कर सको, इंटरनेशनली इनको एक्सप्रेस कर सको कि पाकिस्तान के अंदर ये इशूज़ हैं जिनको आपने प्रायोरिटाइज किया हो अपने इस तमाम तर स्केड्यूल के अंदर? जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगी कि ये सिर्फ यूनिसेफ नहीं, ये यूनिसेफ पाकिस्तान की मैं फर्स्ट एडवोकेट। ओके ठीक है। तो हमारा जो मेरा इसमें मोटिव है वो यही है कि पाकिस्तान में जो ये मुआशरे का एक रवैया है, जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स पे एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो आई विश टू बी अ रोल मॉडल फॉर द पर्सन विद स्पेशल नीड्स बाय शोइंग द वर्ल्ड दैट फिजिकल लिमिटेशन कैन नॉट लिमिट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक तो ये मोटिव है मेरा, और दूसरा आपको मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज किया कि मेंटल हेल्थ पे, साफ पीने के पानी पे, फिर एनवायरनमेंट चेंज पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसके बाद आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उन पे, गर्ल्स एजुकेशन पे, और इंक्लूसिव सोसाइटी पे और इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमारा मोटिव है। अच्छा हुकूमती सतह पे तो हम मुसलसल बात करते हैं, लोगों के रवैये तो हमने खुद तब्दील करने हैं ना, उस पे तो हमने खुद काम करना है इंडिविजुअली। खास तौर पे एक फैमिली से ये सिलसिला शुरू होता है, जो आपकी पैदाइश से शुरू हुआ, आपको चैलेंजेस आए और फिर उसके बाद आप उनसे निमट रही हैं। आई बिलीव अभी निमटती होंगी। किस हद तक हमारा मुआशरा इस वक्त इस काबिल हुआ है कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को वो रिस्पेक्ट दे सके जो वो डिजर्व करते हैं? तकवा अभी तक मैं अगर बात करूं तो 20% शायद हुआ हो। अच्छा। क्योंकि जहाँ जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे शुरू से यही कहा था कि तकवा आपने जो लोगों का नेगेटिव रवैया है उसको नेगेटिवली नहीं लेना, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके लोगों को अवेयरनेस देनी है कि इन लोगों को बैकडोर्स में ना थ्रो करें, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आए ताकि ये भी मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन करे। इट्स इजियर सेड देन डन। आई मीन बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। कैसे करती थी? हर वक्त अपने आप को कन्विंस करती थी, किसी पॉजिटिव आदमी को देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी, कोई स्टोरीज थी, कोई इंस्पिरेशंस थी? कैसे किया आपने ये? आई मीन इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, आपने अपने आप को मुसलसल मोटिवेट रखना है। जी, मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्टिव वे में जो है वो मेरे हर चैलेंज को हमने लिया है, और उन्होंने मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि मेरे पास अगर ये एबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से मुझे जो है वो उदास रहना चाहिए। दे ऑलवेज cheer me up कि if you don't have anything, you don't have to cry for it. You have to work hard, and the things you have to work on them. यकीन बहुत जबरदस्त है फैमिली सपोर्ट। अच्छा तकवा, आगे जाके अभी जिस तरह से आप डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से रवैयों की भी बात कर रहे थे, रवैयों का तो जैसे इमरान सेट के इंडिविजुअल लेवल पे भी चेंज करना है, लेकिन वर्क अपॉर्चुनिटीज जैसे आपको एजुकेशन में बड़ी फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम, इसी तरह से आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन लोगों को बड़े चैलेंजेस होते हैं, उनके हवाले से भी क्या एड्रेस करना चाहोगी आप? उनके हवाले से यही है कि लोगों को चाहिए, उनको ना अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले हमें अपने इलाके में, अपने घर में सबसे पहले अपने घर में हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इन लोगों पे पिटी शो ना करें, इनको तर्स की निगाह से ना देखें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपने इस सारे सीरियस बिजनेस के अंदर ये जो इतनी सीरियस बात है, I'm sorry हम आपसे बहुत सीरियस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी एज से बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप बहुत टैलेंटेड हो। मैं थोड़ा सा आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो तकवा का योर ओन सेल्फ, आपका अपना टाइम, अपना कंफर्ट, वो बच्चों वाला जो आपका बचपन था, वो किस हद तक मिल पाया आपको? वो किस हद तक निकालती हैं? मी टाइम कैसा होता है तकवा का? क्या करती हैं आप? क्या एक नॉर्मल बच्चे की तरह जैसे वो खेलता है, समटाइम ज़ाया भी करता है, अम्मी को तंग भी करता है, वैसा है, या तकवा बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत ही प्लान्ड है? इस हवाले से बताइए हमें। नहीं, मेरा जो मी टाइम होता है वो मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे भाई के साथ ही गुजरता है। Okay. उनके साथ शरारतें वगैरह, खेल कूद, और कभी कभार क्रिकेट खेल लेती हूँ, कराटे कर लेती हूँ, इसके बाद टेबल टेनिस कर लेती हूँ। तो बहुत कुछ सीरियस टाइप का बच्चा नहीं है तकवा रियल लाइफ के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि हम आपसे बहुत नेशनल लेवल के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और बीच में कहीं आपका अपना आप पीछे ना रह जाए, ये आपने साथ साथ लेके चलना है। आपने बिल्कुल जिंदगी आपके अंदर माशाल्लाह आपकी आंखों में नजर आती है और वो आती रहनी चाहिए। तो कुछ कहना चाहती है इन दी एंड तो जरूर कहिए, सेगमेंट खत्म होने से पहले। जी जी, मैं बिल्कुल यही सब लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज, हमारा मुल्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसको बचाएं, इसको सेव करें और जितनी भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो सोशल वैल्यूज बची है ना, इसको स्प्रेड करें ताकि मजीद लोग सोशलाइज हो सके और हमारा मुल्क, हमारा जो ये प्यारा पाकिस्तान है, वो एक बेहतर घर बन सके रहे। डेफिनेटली, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच तकवा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें और जैसे इमरान ने कहा, अपना बचपना कहीं मत जाने दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा एक वाइब्रेंट और आपकी आंखों में जो लाइवलीनेस है, वो रियली लव्ड इट। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तकवा अहमद हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान के नामवर अदाकार और फिल्मसाज वहीद मुराद साहब को ट्रिब्यूट देने का वक्त हुआ चाहता है। 40 हो गए उन्हें, हमसे बिछड़े, हमसे बीत गए 40 बरस। अक्टूबर 1938 को 2 अक्टूबर 1938 को कराची में पैदा होने वाले चॉकलेटी वहीद मुराद की बात अगर करें तो पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के मकबूल तरीन अदाकार, अगर मैं उनको कहूँ गलत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा शोहरत, इज़्ज़त, मोहब्बत इनको मिली। उन्होंने अपनी वजीह शख्सियत और मखसूस हेयर स्टाइल से हर किसी को अपना मद्दाह बनाया। ज़बरदस्त। वहीद मुराद साहब को हम याद कर रहे थे आज ही के दिन। इन 1983 को जाने फानी से कूच कर गए। उनकी मौत आज तक भी एक मुहिम्मा है। लाहौर में गुलबर्ग के कब्रिस्तान में दफन है। अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे। इस दुआ के साथ ही हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जाने। फैशन और फन हमारा सेगमेंट है। नम्रा नासिर आपके साथ होती हैं और आज कुछ बच्चों की मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे, दिखाते हैं आपको। अच्छा, मैंने आपका काम देखा है काफ़ी ज़्यादा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा देख के। छोटे छोटे बच्चों के इतने खूबसूरत शूट थे कि मेरा तो दिल ही नहीं था कि मैं वो बंद भी करूं। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो इनिशियली तो हमारा जब बेटा हुआ था ना 6.5 years बैक, तो तब हम उसके लिए सोच रहे थे कि हम इसका शूट करवाते हैं। जैसे वेडिंग्स में होता है ना कि लाजमी है ये शूट, वेडिंग तो पॉसिबल ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते हो। तो हमने उसकी दफ़ा प्लान किया, लेकिन हमें कोई लाहौर में ऐसा मिला नहीं फोटोग्राफर, न्यू बॉर्न फोटोग्राफर। हमने पेज वगैरह पे अपने लाइक आईडीज़ पे लगाया, तो फैमिली से, फ्रेंड से रिक्वेस्ट आना शुरू हुई, यार ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इतने टाइम में आपने कितने शूट किए अब तक, कोई आइडिया है आपको? और ऐसे काउंट तो नहीं किए, लेकिन अगर रफली अगर आप मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 3000 शूट। 3000 बेबीज तो बहुत टफ नहीं होता छोटे बच्चों को डील करना? बिकॉज कभी रोते हैं बच्चे, तो बहुत मूडी होते हैं, उन्होंने जो करना है उन्होंने, मतलब आप उनको गाइड नहीं कर सकते, उसको आप गुस्से में नहीं बोल सकते, वो रोने लग जाएगा। कैसे करते? टफ अगर आप बात करें ना, तो बाकी ये फील्ड इजी नहीं है, क्योंकि आप जब करते रहते हैं आपको पेशेंस लेवल अगर आपको अपना बिल्ड करना ही पड़ता है। बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर आप ड्यूरिंग शूट भी टफ टाइम भी बच्चे देते हैं, कभी नहीं मूड होता, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, आपने बच्चों की मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो सारा ये करना होता है। मैं अभी यहाँ पे आई थी तो आप लोग कुछ काम कर रहे थे, कुछ सेटअप लगाए थे, तो कोई शूट है आज? हाँ जी, आज हमारे पास 10 months ओल्ड बेबी आ रही है, उसका हमने शूट करना है। आए आपको दिखाते हैं। तो चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मिनी मॉडलिंग के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। जी। अच्छा, तो बेबी शूट का पहला स्टेप क्या होता है? मुझे पता है सेटअप लगेगा, लेकिन सेटअप में सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सेटअप में सबसे पहला स्टेप होता है बैकग्राउंड लगाना। लाइक जो भी हम थीम करें उससे रिलेटेड बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हमने सारी ऑर्गेनाइज की हुई है। ये सारी बैकग्राउंड्स हैं? हाँ, ये सब है और ये सब भी। ओके, ठीक है। तो इसमें लाइक हमने कुछ को ना लाइक लेबल भी किया हुआ है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ आपको आइडिया नहीं होता है। अब जैसे आज हम बीच वाला थीम करें, ट्रॉपिकल थीम है, तो ये हम लगाएंगे बैकग्राउंड और ये हम उधर जाके खोल के फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो आप ये सारा काम खुद ही करती हैं? नहीं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपका क्या रोल है बेसिकली इस पूरे शूट में? जो बेबी हैंडलिंग वाला सारा पार्ट है ना, वो तो कंजा देखती है। मैं देखता हूँ कि लाइटिंग और उसकी जो एंगल्स हैं और जो फोटोग्राफी वाला पार्ट है वो सारा मैं ओके, तो बेसिकली फोटोग्राफी आप करते हैं सारी? ठीक है, और जो सेटअप होगा वो भी आप हेल्प करवाएंगे? हम मिलके कर लेते हैं, और बाकी जो बेबी की हैंडलिंग है वो प्योरली इनकी एक्सपर्टीज है और फोटोग्राफी जो है वो
अच्छा, तो आपने मुझे बताया था कि बेबी जो है 10 मंथ से शूट अपने हर मंथ का शूट करवाते हैं, तो हर शूट में इसकी डिफरेंट थीम होती है? हर शूट में डिफरेंट होती है। बेसिकली जो आज बेबी आ रही है ना, इसका हम न्यू बॉर्न जब ये थी तब से हम कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज हम उसका 10 मंथ का करेंगे। मुझे एकदम से किसी बच्चे की आवाज आई, आई गेस हमारी मॉडल आ गई है। जी आ गई है, नेमल आ गई है, जिसका हमने आज शूट करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर शूट हम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो नेमल, हाउ आर यू? जी आजी आजी। नो मूड नहीं है हमारा। आ जाओ आ जाओ। तो इसी तरह शुरू में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि वो देख ले, याद कर ले। इट्स ओके। ये लो निमल, ले लो आप ले लो। अच्छा। चले, इनका शूट तो जारी रहेगा और हम इनको मजीद तंग नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि मिनी मॉडलिंग किसे कहते हैं और वो क्या होती है। आपसे मुलाकात सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। अब आपकी मुलाकात एक और एक्सप्रेसो हीरो से कराते हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तानी परचम को बुलंद किया है। हम बात करें जी एहसानुल्लाह खान की, जिन्होंने क्यूकशन कराटे वर्ल्ड टूर्नामेंट में 75 किलोग्राम कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की है और चैंपियनशिप फलस्तीनियों के नाम की है। एहसानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इस चैंपियनशिप के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से भी हम बात करते हैं क्या है। सो एहसानुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। एहसान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत बहुत मुबारकबाद इस टूर्नामेंट को दूसरी पोजीशन स्कोर करने के लिए। थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइएगा कि क्यूकशन टूर्नामेंट है क्या? क्यूकशन टूर्नामेंट ये है कि क्यूकशन कराटे जो है फुल बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कराटे है। इसमें नो सेफ्टी होती है, कुछ भी आप मतलब कोई सेफ्टी नहीं। इसमें आप सामने वाले को जब तक आप नॉकआउट नहीं करो तब तक आप जीत नहीं सकते ना। ये इसमें पॉइंट्स में एंड में पॉइंट्स में आ जाते हैं। अगर आप नॉकआउट नहीं करो फिर आप पॉइंट्स में आप जीतते हो। जिस तरह उसमें 5 रेफरीज होते हैं, सुप्रीम ज्यूरी होती है, ये लोग फैसला करते हैं जब तक आप उसको नॉकआउट ना करो। और दूसरा ये बात है कि ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड क्यूकशन कराटे टूर्नामेंट फिलिपाइन में, मनीला में। तो इसमें जो थे हम 5 अफराद थे, जिसमें एक कोच था और एक हमारे चीफ थे और बाकी 3 फाइटर थे। और इन 5 में से जो वहाँ शिरकत की हम 2 ने की, एक रबियान नाम का है और एक में था। बाकी किसी ने शिरकत नहीं की। उसकी वजह ये थी कि हमें स्पॉन्सर नहीं मिला। तो हम 2 पाकिस्तानी वहाँ गए, 2 पाकिस्तानियों ने हमने बस वहाँ के जरिए पहुंचे थे वहाँ पे अपने वसाइल से? जी अपने वसाइल से पहुंचे थे, अपने पैसे लगा कर गए थे आप? आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था तो कैसे पहुंचे? बिल्कुल हमें नहीं मिला बिल्कुल। तो इस वजह से हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कब जाए, मतलब जा पाएंगे कि नहीं जाए। तो इस वजह से एंड में जो है हमने खुद अपना टिकट किया, बस पहुंच गए वहाँ। ठीक हो गया। तो जिनके अगेंस्ट आप खेल रहे थे उस टीम के हवाले से या उस प्लेयर के हवाले से बताएं कि कैसा आपका कंपटीशन था? मेरी वहां पर 5 फाइटें हुई, 5 इसमें पूरे ड्रॉस डलते हैं। 47 ममालिक आए हुए थे। तो इसमें से जो है मेरी 5 फाइटें हुई। पहली मेरी कीनिया के साथ हुई, उसको मैंने नॉकआउट किया। दूसरी मेरी सिंगापुर के साथ हुई, उसको मैंने नॉकआउट किया। तीसरी जो है मेरी वापस कीनिया के साथ हुई थी, उसको फिर मैंने नॉकआउट किया। और फिर चौथी जो फाइट थी मेरी वहाँ फिलिपाइनी जो इनका मशहूर फाइटर था उनके साथ मेरी फाइट हुई, उसको भी मैंने फाइनल में चाइना मेरे सामने आ गया। तो बस चाइना पहला राउंड इकावा की हुआ, दूसरे में उसने विन किया। सुप्रीम ज्यूरी ने उसको दे दिया, उसके पॉइंट्स ज़्यादा थे मुझसे थोड़े बहुत। असल में हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल ना स्पॉन्सर था, कुछ भी नहीं था। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया है। अभी मीर असलम थे हमारे, वो पाकिस्तान चीफ है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। एक ज़ारा इंटरप्राइजेस कंपनी है वालिद के दोस्त की,
वो राइस के उनके काम है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें जो है थोड़ा सा स्पॉन्सर किया, बाकी हम अपनी मदद आपके तहत गए थे। बड़ा अफसोसनाक है ये। एक तो हम आपके बिहाफ पे वंस अगेन हम ये अपील्स करते रहते हैं, एहसान आपके बिहाफ पे हम अपील करते हैं अथॉरिटीज़ से, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, बैनुल-सूबाई वजारत स्पोर्ट्स को देखती है यूजुअली, उनसे, उनके वजीर से कि ऐसे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको सपोर्ट करें, और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, रियल स्टेट का इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इधर उधर जाते रहते हैं, वो आप जैसे लोगों पे लगें। अगर कोई एक आध रियल स्टेट कंपनी भी आपके साथ जुड़ जाए तो आप बहुत अच्छा पाकिस्तान को और उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बड़ा अच्छा है। आपने पैलेस्टाइन को डेडिकेट की अपनी जो विक्ट्री थी, उसमें पाकिस्तान का झंडा भी था लेकिन बड़ा झंडा फ़लस्तीन का था। इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी, और क्या ये जो सारी फाइट्स आप कर रहे थे, पीछे मोटिवेशन यही थी कि मैं जीतूंगा और मैं पाकिस्तान के साथ पैलेस्टाइन फ़लस्तीन का झंडा लहराऊंगा, या फिर जब आप जीते उस वक्त माइंड में आएगा आई शुड डेडिकेट दिस विक्ट्री टू द पैलेस्टीनियन पीपल? असल में वहाँ पर फ़लस्तीन के लोग भी आए हुए थे, फ़लस्तीन ने भी नुमाइंदगी की वहाँ पर अपनी, तो इस वजह से बस उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया ना, उन्होंने मेरा इस तरह साथ दिया कि मतलब मेरे साथ ना कोच था, कोई भी नहीं था, मैं अकेला था वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया, उन्होंने मुझे जो है बहुत सारी सहूलतें दी। इस वजह से एक और दूसरी बात, वहाँ गजा में आपको खुद पता है वहाँ क्या चल रहा है, क्या हालात है, तो इस वजह से वो भाई हमारे, उनके नाम मैंने ये बहुत अच्छा किया आपने, हमें यहाँ पे बहुत फ़ख्र है, आपने किसी न किसी हवाले से अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान कौम का भी इसमें डेफिनेटली इमेज किया है। एक फ़ाइट को रिपेयर करने में, रिकवर करने में बड़ा टाइम लगता है एक फ़ाइट के बाद। आपने कहा कि 5 फाइट्स हुई, बीच में वक्त मिल रहा था अपने आप को रिकवर करने का, ये मुसलसल चलती हैं फाइट्स? थोड़ा ये बताइए हमें। तरह चलती है कि आप वन डे में, इन्होंने सेमीफाइनल तक किया, वन डे में हमने 3 फाइटें की, अगली लास्ट 2 डे में जो थी 11-12 नवंबर में हमने 2 फाइटें की, सेमीफाइनल और फाइनल ना। शुरू में बस हमें एक टाइम मिलता है, टाइम तो उनको मिलता है जिनके साथ कोच होते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी डॉक्टर्स होते हैं, सब कुछ होता है, फैसिलिटीज होती। हमारे पास वहाँ कुछ भी नहीं था, हमें अपनी फाइट करनी होती थी कि कब आएगी, किस टाइम आएगी, हमें 24 घंटे जो है बस सामने देखना होता था कि कब फाइट आएगी ना। वी कैन फील इट एहसान। इन दी एंड जो यंगस्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ, आप चैंपियन हैं हमारे, माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा कैरी करते हैं, दुनिया में आपने नाम किया है, आगे भी करेंगे। यंगस्टर्स को कोई मशवरा दें, कैसा गेम है कराटे, मार्शल आर्ट्स या कोई भी ऐसा गेम है, आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, वो कैसे आ सकते हैं, आप जैसा गेम कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे जो यहाँ का, आपको खुद पता है यहाँ माशरा किस तरह चल रहा है, यहाँ बिल्कुल माशरा तबाह हुआ है। सबसे पहले तो इस मोबाइल ने तबाह की है माशरा, हमारे सारे ये बूढ़े जवान बच्चे जितने भी है, ये अगर इस खेल को और स्पोर्ट्स में अगर ये आए तो इनकी जिस्मानी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और इनकी खुराक हर चीज़ बहुत, मतलब माइंडली तौर पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। असल में कराटे कोई भी स्पोर्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देता है, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सामने वाले के साथ आप बात कर सको और सामने वाले को आप, ये जब आप बात कर रहे हो, हमारे सामने भी ऑफ कैमरा 2 लोग कैमरे के पीछे बैठे, मोबाइल भी लगे हुए हैं, वो तो ये नहीं होना चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल जो है ना कम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सादुल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग के साथ। उल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे मोबाइल के इस्तेमाल पे, इमरान ने खासी रोशनी डाल दी है। वैसे अमला जाने से पहले मैं ऑन अ सीरियस नोट, जितने भी लोग पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड रन कर रहे हैं, प्लीज एक एथलीट को उठा लें, इनका कितना खर्चा होगा, इन बेचारों के आने जाने का खर्चा होता है, 4-5 दिन का स्टे होता है, छोटा मोटा खर्चा होता है इनका, 8-10 लाख रुपए में इनका ट्रिप निकल जाता है। 8-10 लाख रुपए में ट्रिप निकल जाता है इनका, तो आप प्लीज थोड़ा इनको सपोर्ट करें, हर एथलीट को सपोर्ट करें, हम लोग लेके आते रहते हैं आपके सामने, आप थोड़ा इनको सपोर्ट करें। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे कल मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।